गुड मॉर्निंग. आवाज येतो का माझा? यस सर, आ Yes, रही sir. है. ओके. ओके. तो देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट जो है जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स. तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं और जनरली इसका अकाउंटिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम थ्योरेटिकली देखेंगे. तो देखिए, जब एक प्रोसेस से दो प्रोडक्ट निकलते हैं तो उसमें से डिपेंड है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. उस पर डिपेंड है कि वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है या बाय प्रोडक्ट होता है. तो देखिए, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स इन अ सेम प्रोडक्शन प्रोसेस टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस टुगेदर. दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ जब आप प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे आप जॉइंट या बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं. तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट. जैसे मैंने बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है तो उसे हम जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे. और प्रोडक्ट ऑफ माइनर और लेस इंपॉर्टन्स इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट. आणि ज्याचा इम्पॉर्टन्स कमी आहे त्याला आपण जनरली बाय प्रोडक्ट म्हणू शकतो, लक्षात घ्या. तो अलग से देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट किसे कह सकते हैं. जॉइंट प्रोडक्ट्स आर टू और मोर प्रोडक्ट्स दैट आर जनरेटेड विद इन अ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस. देखिए, joint products are two or more products that are generated within a single production process. They cannot be produced separately. सेपरेटली आपण त्याचं प्रोडक्शन करू शकत नाही, लक्षात घ्या. एकाच प्रोसेस मधून ते प्रोडक्ट जे आहे ते तयार होणार आहेत, लक्षात घ्या. फॉर एग्जांपल देखिए, मिल्क जो है उस पे अगर आप प्रोसेस करेंगे तो बटर, क्रीम, चीज एक साथ ही आपका प्रोड्यूस होगा. बटर के लिए आपको अलग प्रोसेस करनी है या क्रीम के लिए अलग प्रोसेस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. म्हणजे एकाच वेळी, म्हणजे एकच रॉ मटेरियल तुम्ही यूज करणार आहात आणि एक ही रॉ मटेरियल से आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट जो है दो या तीन प्रोडक्ट्स आपके एक साथ तैयार होंगे, उसे हम जॉइंट कहेंगे. हाँ, जॉइंटली वो प्रोडक्शन जो है वो तैयार होंगे. तो उस पर फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है. जो भी आपका जॉइंट प्रोडक्ट है उस पर फर्दर प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा रेडी टू सेल यानी फिनिश होने के लिए. रेडी टू सेल प्रोडक्ट जो होता है उसे हम फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं. तो उसके लिए आपको फर्दर प्रोसेसिंग उस प्रोडक्ट पे करना पड़ता है, लेकिन एक ही रॉ मटेरियल से इक्वल इम्पोर्टेंस के जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसे हम, या एक ही रॉ मटेरियल और एक ही प्रोसेस, तो उसे हम जॉइंट प्रोडक्ट कह सकते हैं. या क्रूड ऑयल आपको पता है, तो क्रूड ऑयल से देखिए गॅस, फ्युएल, केरोसिन ये जो है ये तयार होते हैं. तो जनरली देखिए डिझेल, पेट्रोल हे एकाच इम्पॉर्टन्सचे असतात, लक्षात घ्या. आणि ते जवळपास त्यांची किंमत जर तुम्ही बघितली आता तर मार्केटमध्ये जवळपास एक 5-10 रुपयाचा फरक असतो, लक्षात घ्या. म्हणजे इक्वल इम्पॉर्टन्सचे आहेत ते आपण त्यांना जॉइंट प्रोडक्ट म्हणू शकतो. ते क्रूड ऑइल पासूनच तयार होत असतात, लक्षात घ्या. जस्ट काही एक्झाम्पल म्हणून घेतलेले असे बरेच एक्झाम्पल्स आपल्याला देता येतील. तो देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैव अ सिग्निफिकेंट रिलेटिव सेल्स वैल्यू. जॉइंट प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स वैल्यू जो होती है सिग्निफिकंट होती है, इम्पॉर्टंट होती है, ज्यादा होती है असं म्हणू शकतो. म्हणजे तुमचे दोन प्रोडक्ट, आता जसं मी एक्झाम्पल दिलं की डिझेल व्हॅल्यू बघितली तर दोघांची रिलेटिव्हली सेम सेल्स व्हॅल्यू, सेल्स व्हॅल्यू इक्वल इम्पॉर्टंट आहे दोन. These products are produced simultaneously from common process and common raw material. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ही रॉ मटेरियल और प्रोसेस भी आप एक ही करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो तयार होगा वो अलग अलग होगा. एकाच रॉ मटेरियल मधून आपण ते तयार करत आहोत आणि त्याची प्रोसेस जी आहे त्याच्यावरती जी प्रोसेस, जसं आपण मिल्क बघितलं, मिल्क वरती तुम्हाला प्रोसेस सेम करायची आहे आणि त्या प्रोसेस मधून तुम्हाला समजा बटर असेल, क्रीम असेल, चीज असेल, हे प्रॉडक्ट तुमचे बाहेर पडणार आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यासाठी तुम्ही म्हणजे बटरसाठी वेगळं मिल्क यूज केलं किंवा चीजसाठी काय वेगळं यूज केलं असं काय नाहीये, लक्षात घ्या. तर मिल्कच आपण यूज करणार आहोत आणि त्याच्यातून ते प्रॉडक्ट्स जे आहेत ते आपण
मॅन्युफॅक्चर करणार आहोत, लक्षात घ्या. आणि प्रोसेस सुद्धा आपण त्याच्यावरती एकच फॉलो करणार आहोत. दीज प्रोडक्ट्स कैरी ऑलमोस्ट इक्वल इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस. दोनों का इम्पोर्टेंस जो होगा, 2 या 3 प्रोडक्ट्स जो भी आपके उस प्रोसेस से निकलेंगे उसका ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब ऍक्च्युअल इक्वल नाही आहे, लेकिन काय म्हणू आपण त्याचा, जवळपास नियर बाय सेम उसकी इक्वल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है. जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की पेट्रोल ही तेवढंच महत्वाचं आहे आणि डिझेल ही तेवढंच महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी. आणि जवळपास त्याचं जर तुम्ही व्हॅल्यू बघितली तर जवळपास सेम आहे, इक्वल इम्पॉर्टन्स आहे, लक्षात घ्या. फक्त आता पेट्रोल आणि डिझेल मध्ये फरक का आहे, तर त्याचा तो पार्ट वेगळा आहे, लक्षात घ्या थोडासा. डिझेल जे आहे ते डिझेल कदाचित माहित नाही, त्याचं टेक्निकल किंवा सायंटिफिक रिझन आपल्याला माहित नाही, लक्षात घ्या दोन्हीमधलं. पण एक आपण जनरल म्हणू शकतो की दोन्ही मधला डिफरन्स का आहे, तर बाबा डिझेल जे आहे जनरली बघा ट्रान्सपोर्टच्या ज्या व्हेकल्स आहेत त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. आणि तुमचं ट्रान्सपोर्ट वाढला की ऑटोमॅटिकली काय होतं, तुमच्या प्राइसेस ज्या आहेत, आता जर तुम्ही बघितलं म्हणजे लॉकडाऊनच्या या दरम्यान डिझेल आणि पेट्रोल, म्हणजे आता त्याचं रिझन्स वेगवेगळे आहेत, आपण ते समजा असं हे नाही करू शकत, पेट्रोल का वाढलं किंवा डिझेल का वाढलं, तर तो राजकीय प्रश्न होईल, आपल्याला त्याच्यात घुसायचं नाहीये. पण डिझेल वाढलं आणि पेट्रोल वाढलं याच्यामुळे काय झालं, तुमची महागाई जी आहे ती महागाई तुमची वाढलेली आहे, लक्षात घ्या. जर आपण बघितलं तर मार्केटमध्ये जे तुम्ही 2020 में 2019 में जो आप 100 रुपीज में परचेस करते थे, वो आज पॉसिबल नहीं है आपको 100 रुपीज में परचेस करना. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि सपोज आप क्या कर रहे हैं, एडिबल ऑयल परचेस कर रहे हैं. तो एडिबल ऑयल जो है वो आप 2019 में जिस 100 रुपीज में जितना क्वांटिटी आप परचेस कर सकते थे 1 kg, वो आज करना पॉसिबल नहीं है. तो देखिए 2021 में तो 180, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था. उसमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस करके उसकी प्राइस जो है अभी 150 या 140 एक्झॅक्ट पता नाही आहे, लेकिन त्याच्या जवळपास कुठंतरी ते आलेलं आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तुमचं डिझेल जे आहे, म्हणजे एकाची जर प्राइस वाढली, एक की अगर प्राइस आपकी बढ़ती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अदर आपके कमोडिटीज है उस पे होता है. क्योंकि होता क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. देखिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करता है. आणि मग ह्या डिस्ट्रीब्युशनसाठी तुम्हाला जनरली डिझेल व्हेकल जे आहेत ते यूज करत असतो, लक्षात घ्या. पण हा एक आपण कमर्शियल व्ह्यू त्याच्यातला बघू शकतो. आता राजकीय आहेत तर आपण बाकीच्या जाऊ द्या, लक्षात घ्या. म्हणजे ऑलमोस्ट दोघांची इक्वल व्हॅल्यू असते, थोडाफार फरक असला तरी, तर त्याला आपण जॉइंट प्रोडक्ट म्हणू शकतो, लक्षात घ्या. जो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट्स उसे हम जनरली जॉइंट प्रोडक्ट कह सकते हैं. तो देखिए बाय प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे, सीमा जो लंदन की इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ लंदन जो है, उससे हम सीमा कहते हैं. तो देखिए सीमा ने क्या डिफाइन किया है, बाय प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स. आप कुछ तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें से कोई तो ऐसा जो इन्फिरियर क्वालिटी का हम कह सकते हैं या इन्सिडेंटल प्रॉडक्ट, त्याला थोडक्यात त्याच्यातून एखादा दुसरा प्रॉडक्ट ज्याची इकॉनॉमिकल व्हॅल्यू कमी असेल, असा प्रॉडक्ट तयार होतो, लक्षात घ्या. फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्रीज में मोलॅसिस किंवा बगॅस ज्याला म्हणतो आपण, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या जनरेट होत असतात. आणि त्याची जर व्हॅल्यू बघितली तुम्ही आज शुगर मार्केटमध्ये बघितलं तर 40 रुपीज किंवा 50 रुपीजच्या आसपास पर केजी जाईल. पण तेच तुमचे जे मोलॅसिस आहेत किंवा अदर बाय प्रोडक्ट्स आहेत जे शेतामध्ये खत म्हणून सुद्धा यूज केलं जातं, लक्षात घ्या. तर ते तुम्ही बघितलं 200-400 रुपयाला एक पूर्ण ट्रॉली जी असते
ती तुम्हाला मिळत असते लक्षात, म्हणजे त्याचं इकॉनॉमिकल व्हॅल्यू जी आहे ती कमी आहे लक्षात घ्या. तो आउटपुट ऑफ सम वैल्यू प्रोड्यूस्ड इंसिडेंटली इन मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एल्स, मेन प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जो इंसिडेंशियल इंसिडेंशियल है, मतलब उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है, ऐसा अगर प्रोडक्ट आप कुछ सेम प्रोसेस से आपकी निकलता है तो उसे हम बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं. बाय प्रोडक्ट कैनॉट बी प्रोड्यूस सेपरेटली, जैसे आप जॉइंट प्रोडक्ट सेपरेटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वैसे बाय प्रोडक्ट भी आप सेपरेटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इट्स कंपैरेटिवली लोअर देन मेन प्रोडक्ट. जो मेन प्रोडक्ट है आपका उससे कम सेल व्हॅल्यू होती है. जसं आपण बघितलं की डीजल और पेट्रोल अगर आप लेंगे एग्जांपल के तौर पे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है उसमें जनरली प्राइस गैप जो है वो ज़्यादा रहता है. मेन प्रोडक्ट जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि शुगर है, तो शुगर के लिए आपका शुगर मैन्युफैक्चर करने के लिए, मोलेसिस मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको रॉ मटेरियल तो सेम लगेगा, शुगर केन से ही आप वो मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन एक्चुअल शुगर जो है, शुगर का कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस और आपका जो मोलेसिस है, मोलेसिस का सेलिंग प्राइस उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. जो मोलेसिस जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्री के लिए अल्कोहल बनाने के लिए. तो देखिए सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली लोअर देन मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट से लोअर सेल वैल्यू होती है. These products emerge in the process of manufacturing the main product. जो मेन प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते समय ये प्रोडक्ट ऑटोमॅटिकली तयार होते हैं, उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट. शुगर मैन्युफॅक्चर, आता बघा आपण एक इंडस्ट्रियल विजिट जो है हमने अरेंज की थी, आप फर्स्ट ईयर में थे. आप में से कोई आया था या कुछ पता नहीं, आए थे आपके कुछ लोग, हाँ मन्नान वगैरह उसका जो ग्रुप था वो आए थे. मला एक्झॅक्ट आठवत नाही, पण आपण बघितलं होतं. लक्षात घ्या तिथं शुगर जे आहे ते शुगरसाठी आपण रॉ मटेरियल शुगर केन आणि ती कशी प्रोसेस होते आणि त्याचं मग मोलॅसिस जे आहे ते बाजूला जात असतं लक्षात घ्या. आणि शुगर जे आहे ते मॅन्युफॅक्चर होऊन ऑटोमॅटिक कसे ते गोडाऊन मध्ये जात होते ते आपण बघितलं होतं लक्षात घ्या. तो देखिए एग्जांपल, शुगर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में मोलेसिस यूज फॉर इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो मोलेसिस तैयार होता है वो इंडस्ट्री में अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. मग आता अल्कोहलचे परत वेगवेगळे इंडस्ट्रियल यूज आहेत लक्षात घ्या. फक्त म्हणजे लिकर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी अल्कोहोल यूज होतं असं नाहीये, तर बऱ्याच ठिकाणी अल्कोहलचा यूज जो आहे, ज्या प्रोसेसेस आहेत केमिकल प्रोसेसेस उसमें अल्कोहल का यूज होता है. अपनी केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे भी अल्कोहल का यूज होता है. त्यांच्या आता वेगवेगळे केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो असतात त्याच्यामध्ये. तो मोलेसिस जो है अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है. जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं उससे मोलेसिस तैयार होता है, एक शुगर तैयार होता है और मोलेसिस भी तैयार होता है. तो बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है ये हमें पता चला. बाय प्रोडक्ट भी और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों जो है दोनों एक ही प्रोसेस से तैयार होंगे, लेकिन जिसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस इक्वल है, जो दो प्रोडक्ट तैयार होंगे, दो या तीन, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. और जिस प्रोसेस से एक का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा और एक का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कम, या एक की प्राइस कम और एक की ज़्यादा होती है, वो बाय प्रोडक्ट होता है. जो प्राइस ज़्यादा होता है वो मेन प्रोडक्ट, और जिसकी प्राइस कम होती है वो आपका बाय प्रोडक्ट हम कह सकते हैं. तो ये हमें समझ में आ गया. तो देखिए स्प्लिट टॉप पॉइंट किसे कहते हैं, हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो है ये हम यहाँ पे देखेंगे. स्प्लिट टॉप पॉइंट, अ पॉइंट एट विच द प्रोडक्ट इज गेटिंग सेपरेटेड, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है सेपरेट होता है उसे हम कहते हैं स्प्लिट टॉप पॉइंट. जैसे मैंने बताया कि फर्दर प्रोसेसिंग आपको करना पड़ता है, उस पे रेडी टू सेल करने के लिए कुछ प्रोसेस जो है जॉइंट प्रोडक्ट पे आपको करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ पे ये प्रोडक्ट अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से गैस जहाँ पे अलग होता है, फ्यूल अलग होता है, वहाँ पे केरोसिन अलग होता है, इसे हम कहते हैं स्प्लिट टॉप पॉइंट. ज्या प्रोसेसमध्ये हे वेगळे होतात उस पॉइंट को हम कहते हैं स्प्लिट टॉप पॉइंट. या शुगर इंडस्ट्री में सपोज
मोलेसिस और शुगर जहाँ पे अलग अलग होता है, क्योंकि आपने तो रॉ मटेरियल एक ही यूज किया है, बराबर ना, रॉ मटेरियल एक ही यूज किया है, लेकिन यहाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे दो प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं उस पॉइंट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं, अ पॉइंट एट विच द प्रोडक्ट इज गेटिंग सेपरेटेड। तो देखिए अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट का। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हमने देखा कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट पे दो अलग अलग प्रोडक्ट आपके सेपरेट हो जाएंगे, या तीन जो जितने भी प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस पॉइंट को अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि आप मिल्क प्रोड्यूस कर मिल्क जो है मिल्क के प्रोसेस करके आप बटर क्रीम चीज निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे तीनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं उसे हम कहेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो वो वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट होते हैं। एट द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एंड जॉइंट कॉस्ट। लक्षात येतं का बघा, जहाँ पे वो प्रोडक्ट आपके अलग होते हैं वहां तक या उस पॉइंट तक या उस प्रोसेस तक जितनी आपकी आएगी उसे हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि वहां तक आपको पता नहीं है कि कितना इससे शुगर क्रिएट हो रहा है और इसके कितना मोलेसिस क्रिएट हो रहा है, हे आपल्याला माहित नाही लक्षात घ्या। त्या पॉइंट पर्यंत जी काय तुमची टोटल कॉस्ट असेल ती टोटल कॉस्ट ही आपण जॉइंट कॉस्ट म्हणून त्याला कन्सिडर करणार आहोत, लक्षात घ्या। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट कॉस्ट एंड इज आइडेंटिफाइबल सेपरेटली। और एक बार आपके प्रोडक्ट अलग अलग हो गए तो उस पे अलग अलग प्रोडक्ट पे जो आप फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, अ, अ, या उस पे जो कॉस्ट आपको आएगी जो सेल के लिए रेडी करने करने के लिए, तो वो आपकी अलग अलग कॉस्ट है, तो डायरेक्टली हम उसको चार्ज कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपका है, जॉइंट हो या बाय प्रोडक्ट हो, दोघांचं आपण सेम करू शकतो, लक्षात घ्या। तो देखिए मेथड कौन कौन सी है। मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, जी कॉस्ट आपण बघितलं, जी कॉस्ट जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक आपकी आती है वो आपकी जॉइंट कॉस्ट होती है। और ये जॉइंट कॉस्ट जो है वो दोनों दो प्रोडक्ट आपके जो तैयार हुए, तीन प्रोडक्ट आपके तैयार हुए हैं, इन तीनों प्रोडक्ट को आप कैसे उसका एलोकेशन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अपॉर्शनमेंट, हाँ, उस प्रोडक्ट को कैसे चार्ज करेंगे आप। और जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज मिल्क से आपका क्या हुआ, चीज बटर ये जो क्रिएट हुआ है, तो चीज को कितनी कॉस्ट आप एलोकेट करेंगे, बटर को कितनी कॉस्ट एलोकेट करेंगे, तो इसके लिए कुछ मेथड्स जो हैं ये मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज यूनिट कॉस्ट जो है उसके बेसिस पे आप जॉइंट कॉस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। Joint cost up to split of point is divided by total quantity of joint product produced. स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो आपकी जॉइंट कॉस्ट आहे, आपल्याला माहिती आहे, लक्षात द्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर्यंत आलेली कॉस्ट जी आहे त्याला आपण जॉइंट कॉस्ट म्हणतो। और इस टोटल कॉस्ट को जितना आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड करना है आपको। फॉर एग्जांपल सपोज हम कहेंगे कि चीज 2 kg 10 kg यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है और बटर 10 kg या बटर 15 kg मैन्युफैक्चर हुआ है, हाँ? तो 10 kg प्लस 15 kg यानी 25 kg आपका टोटल क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। और कॉस्ट जो भी आएगी आपकी, सपोज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक आपकी 25,000 कॉस्ट आई है या 2,500 कॉस्ट आई है। तो आपने क्या किया है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कितना है 25 kg है, तो डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज पर kg कॉस्ट जो है आपकी जॉइंट कॉस्ट आएगी। तो 100 रुपीज 10 kg आपने क्या किया है, सपोज बटर मैन्युफैक्चर किया है तो 100 × 10 1000 कॉस्ट जो है, सॉरी 100 × हाँ 10 बरोबर 1000 जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपकी जाएगी बटर को। और चीज़ आपने मैन्युफैक्चर किया है, तो चीज़ को 15 kg आपने मैन्युफैक्चर किया है तो उसको 100 × 15 ऐसे हम उसका बायफर्केशन करेंगे। म्हणजे टोटल क्वांटिटी जी आहे त्या टोटल क्वांटिटीने जॉइंट कॉस्टला आपण डिवाइड करणार आहोत आणि जी काय पर केजी कॉस्ट येईल किंवा पर यूनिट पर लीटर जो भी उसका मेजरिंग यूनिट है, उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, हाँ।
लीटर में आपका आता है। सपोज आपने क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल पे प्रोसेस करके अलग अलग प्रॉडक्ट मॅन्युफॅक्चर किए हैं किंवा कुठलंही तुम्ही जे घ्याल लीटर मध्ये असेल केजी मध्ये असेल, तो डिपेंड है किस पे कौन सा प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है। तो टोटल क्वांटिटी जो है लीटर में है तो लीटर से डिवाइड करो जॉइंट कॉस्ट को, टोटल जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसकी टोटल लो। जॉइंट कॉस्ट तो आपके पास रहेगी ही, जॉइंटली वो प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी टोटल करने की जरूरत नहीं है। उस जॉइंट कॉस्ट को आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी जितने भी आपके प्रोडक्ट है 1 2 3 A B C जो भी प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर हुए हैं उसकी टोटल क्वांटिटी लेनी है और जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है। जो भी आपका पर केजी पर लीटर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आपकी जॉइंट कॉस्ट जो है वो अपोर्शन कर सकते हैं। This method assumes that all the units of joint products are obtained in same process. Same process मध्येच ते तयार होतात लक्षात घ्या आणि assume तेच केलेलं आहे इथं। नेक्स्ट देखिए फिजिकल यूनिट मेथड है। फिजिकल यूनिट मेथड में देखिए जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ सम फिजिकल कोएफिशिएंट। ये डिपेंड है अब जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उस पे कि किसके बेसिस पे आपको जॉइंट कॉस्ट जो है वो अलोकेट करनी है। फॉर एग्जांपल यूनिट के बेसिस पे जैसे आपने एवरेज यूनिट कॉस्ट में लिया है सेम, या वेट के बेसिस पे आप कर सकते हैं, या परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल उसके बेसिस से आप फिजिकल जॉइंट कॉस्ट जो है वो जॉइंट कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। मतलब रॉ मटेरियल आपने कितने परसेंट यूज किया है, तो उसके बेसिस से आप इसको एलोकेट कर सकते हैं, या वेट कितना प्रोड्यूस हुआ है या कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस हुए हैं इसके बेसिस से आप उसका एलोकेशन कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफ एनी म्हणजे इथं बघा यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वांटिटी है एवरेज यूनिट में, यहाँ पे कोई भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पे फिजिकल यूनिट कहा है। याच्यामधलं काही असू शकतं लक्षात घ्या, डिपेंड है आपके डिसीजन पे। The cost, if any, is apportioned to the various joint products in the ratio of their physical units. तो फिजिकल युनिट्स मध्ये जी काय तुम्ही कॉस्ट अलोकेट कराल ती आपण फिजिकल युनिट मेथड म्हणू शकतो, लक्षात घ्या। आणि त्याच्यामध्ये मग तुम्ही कोणतीही त्याच्यामधलं यूज करू शकता, जे आपण वरती बघितलं ते। नेक्स्ट देखिए मार्केट वैल्यू मेथड है। मार्केट वैल्यू मतलब आपका जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसका मार्केट वैल्यू जो है उसके बेसिस से, अब देखिए इसमें फिर से दो टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, अब देखिए सेपरेशन पॉइंट पे जहाँ पे आपने फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया है, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया है, स्प्लिट टॉप पॉइंट पे जहाँ पे प्रोडक्ट आपका जो है वो अलग अलग हुआ है, वहां पे अगर आप सेल कर दे तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे हम कहेंगे एट सेपरेशन पॉइंट। तो ए की मार्केट वैल्यू क्या है, बी की मार्केट वैल्यू क्या है, इसके प्रोपोर्शन में जब आप जॉइंट प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट जो है वो अलोकेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। लक्षात येतं का बघा, त्याच्यावर काय प्रोसेस केली नाही, जिथं प्रॉडक्ट तुमचे वेगळे झाले त्याच पॉइंटला ते प्रॉडक्ट तुम्ही विकून दिले मार्केटमध्ये किंवा विकायचे आहेत आपल्याला, तर त्या केसमध्ये जी तुमची काय जॉइंट प्रॉडक्टची मार्केट व्हॅल्यू असेल किंवा सेलिंग प्राइस असेल त्याच्या रेशो मध्ये आपल्याला ते डिवाइड करायचं है, लक्षात घ्या। उसके रेशो में आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग उस पर अगर कुछ करने की जरूरत है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट अलग अलग हुए हैं वहां से आगे उसको रेडी टू सेल करने के लिए और भी कुछ उस पर एक्सपेंसेस करने की जरूरत है या उसके उस पर प्रोसेस करने की जरूरत है, तो प्रोसेस करने के बाद जो दोनों की सेलिंग प्राइस रहेगी, ए प्रोडक्ट आपका है और बी प्रोडक्ट आपका है, दोनों प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, स्प्लिट टॉप पॉइंट से वो अलग अलग हो गए, आगे उस पे आपने प्रोसेसिंग किया और जो भी वहाँ पे सेलिंग प्राइस रहेगी, ए की 100 रुपीज है, बी की 110 रुपीज है, तो 100 इंटू 110 इसका रेशो आप निकालेंगे तो रेशो आपको मिल सकता है 10:11। तो 10:11 या रेशो मध्ये जॉइंट कॉस्ट जे आहे ते आपण अलोकेट करू शकतो, लक्षात घ्या। और सेम ऐसे यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग करने से पहले एक का सपोज 50 रुपीज कॉस्ट आ गया आपका सेलिंग प्राइस और एक का आता है सपोज 54 रुपीज, तो
आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 50:54 के प्रोपोर्शन में उसका एलोकेशन जो है जॉइंट कॉस्ट का वो कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू वहाँ पे क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस अब मार्केट में अगर आप सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या है, इसके प्रोपोर्शन में आपको जॉइंट कॉस्ट जो है वो एलोकेट करनी है एट सेपरेशन पॉइंट और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। नेक्स्ट देखिए पॉइंट वैल्यू मेथड या सर्वे मेथड है। तो पॉइंट व्हॅल्यू मेथड बघा, अंडर धिस मेथड जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट व्हॅल्यूज और पर्सेंटेजेस असाइन टू इंडिव्हिज्युअल प्रॉडक्ट। त्याला काही पॉइंट व्हॅल्यू दिले जातात लक्षात घ्या, आणि त्या पॉइंट व्हॅल्यूनुसार आपल्याला काय करायचं है, जॉइंट कॉस्ट जो है वो आपको क्या करनी है, अलोकेट करनी होती है। द पॉइंट व्हॅल्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड आफ्टर कन्सिडरिंग द एंटायर इम्पॉर्टन्स। आता हे डिसाइड केले जातात लक्षात घ्या। आता हे पॉइंट व्हॅल्यूज जो है ये टेक्निकली डिसाइड किए जाएंगे, ये आपको पता नहीं है एज अकाउंटेंट। तो टेक्निकली वो जो एक्सपर्ट्स रहेंगे वो पॉइंट वैल्यू डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस से आपको उसका कॉस्ट का एलोकेशन आपको करना है। त्याचे जे काय पॉइंट व्हॅल्यू असतील त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं, त्याची कॉस्ट जी आहे त्याचं एलोकेशन करायचं है। म्हणजे किती कोणतं प्रोडक्ट ए कितना इंपॉर्टेंट है उसको कितने पॉइंट वैल्यू दिए जाएंगे और बी कितना इंपॉर्टेंट है तो उसको पॉइंट वैल्यू आप कितने देंगे, डिसाइड किया होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। तो उस पॉइंट वैल्यू के बेसिस में आपकी जो क्वांटिटीज रहेंगी उसके बेसिस से जॉइंट कॉस्ट जो है वो आप एलोकेट करेंगे। these point values are indicating their relative importance। आणि हे जे जसं मी सांगितलं की कोणतं प्रॉडक्ट किती इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यावरती त्याची पॉइंट व्हॅल्यू काय द्यायचे हे ते टेक्निकल एक्सपर्ट डिसाइड करते, लक्षात घ्या। उस पॉइंट वैल्यू के बेसिस से आपको कॉस्ट एलोकेट करनी है। जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट वैल्यूज। उसको जो पॉइंट वैल्यूज असाइन किए हुए हैं, एक को 10 है, एक को 8 पॉइंट्स दिए हैं, तो 8:10 में आपको जो भी जॉइंट कॉस्ट है वो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड देखिए, जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट एक अलग टॉपिक आपको देखना है। तो मार्जिनल कॉस्ट जनरली देखिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, जो जनरली बघा इकॉनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो द कॉस्ट विच इज इनकर टू प्रोड्यूस लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आहे, एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, त्याला आपण जनरली मार्जिनल कॉस्ट असं म्हणत असतो। पण आपल्या कॉस्टिंग मध्ये जे आपल्याला बघायचं आहे बघा, जो आपकी व्हरायबल कॉस्ट होती है, सिंपली व्हरायबल कॉस्ट जो होती है उसे जनरली मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तर मार्जिनल कॉस्टचं इक्वेशन आहे, लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे, कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कॉस्ट सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट असं इक्वेशन येतं आपल्याकडं, किंवा कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऐसे भी आता है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वेशंस है। तो इसके बेसिस से मार्जिनल कॉस्ट जो है या वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस से आप जो है उसका एलोकेशन करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट म्हणजे सिंपली आपण वेरिएबल कॉस्ट म्हणू शकतो, लक्षात घ्या। दोन प्रकारच्या दो टाइप के कॉस्ट आपको पता है, एक फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल होती है। सेमी वेरिएबल अलग पार्ट है, लेकिन जनरली मेन जो दो कॉस्ट आपके हैं ये फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। जो फिक्स्ड है वो फिक्स होता है, जो वेरिएबल है वो आप जैसे प्रोडक्शन करेंगे वैसे वो चेंज होती है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका टेक्निक यहाँ पे आप फॉलो करेंगे। व्हरायबल कॉस्ट जे आहे, आता मार्जिनल कॉस्टिंगचे टेक्निक काय आहेत हे आपण टॉपिक तुम्हाला बघितल्यानंतर लक्षात येणार आहे, लक्षात घ्या। सिंपल आहे, याच्यामध्ये काही विशेष असं नाही आहे, लक्षात घ्या। जसं मी सांगितलं की कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है आपको, या प्रॉफिट या इतना सेल होने के बाद कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो ये टेक्निक्स अलग अलग है, उसमें से कौन सा टेक्निक आप यूज करेंगे इम्पोर्टेंट है। या ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे बीईपी जिसे हम कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट असेल किंवा काय म्हणू आपण मार्जिन ऑफ सेफ्टी असेल, ह्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स मार्जिनल कॉस्टिंगमध्ये आपल्याला नेक्स्ट टॉपिकमध्ये बघायचे आहेत। तर यातले टेक्निक्स आहेत मार्जिनल कॉस्टिंगचे, म्हणजे हे प्रॅक्टिकली आपल्याला आहे ते सांगितलं, याच्यापेक्षा एडिशनल परत तुम्हाला एक्स्ट्रा डिसीजन मेकिंग के लिए जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया जाता है। तो जॉइंट कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पे, यानी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके बेसिस से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वांटिटी।
मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग ही है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वांटिटी। फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से पोर्शन अलग करेंगे आप और वेरिएबल कॉस्ट अलग करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेट और क्वांटिटी के बेसिस पे उसको अलोकेट करेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है इज अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। जसं मी आता सांगितलं की कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन म्हणजे काय, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तीन पार्ट होते हैं, एक आपका है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट और तीसरा है प्रॉफिट, या वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आता हे मी तुम्हाला ओरली सांगतोय, तुम्हाला ते पटदिशी लक्षात येणार नाही, पण ज्यावेळेला आपण प्रॅक्टिकली बघू त्यावेळेला तुम्हाला समजेल की कॉन्ट्रीब्यूशन म्हणजे काय। तो देखिए कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप अलोकेट करेंगे। तर मी जसं सांगितलं की मार्जिनल कॉस्टिंग मध्ये दोन पॉइंट आहेत, एक व्हरायबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट आणि कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे आप तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन तैयार होता है। तो देखिए नेक्स्ट मेथड जो है वो है आपकी नेट वैल्यू मेथड। Joint cost is apportioned on the basis of estimated cost at the point of separation, यानी स्प्लिट ऑफ। जो सेपरेशन का मतलब क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी, उसके बेसिस से क्या करेंगे आप, जॉइंट कॉस्ट जो है वो एलोकेट करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आपकी आएगी, जो आपका सेल्स है उसमें से कॉस्ट आप डिडक्ट करेंगे, कॉस्ट जो है वो डिडक्ट करेंगे, तो आपको नेट प्रॉफिट में एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट मिलेगा। सॉरी काहीतरी वेगळं सांगितलं का मी। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। सेल्स से मैं उल्टा सांगितलं, सॉरी। सेल्स से आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट, आपका जो भी आपका एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट है, कारण बघा कंपनी ज्या आहेत त्या कंपनीज फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करते हैं। सपोज मैं अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 100 रुपीज़ आएगी, उसमें मैं 20 रुपीज़ प्रॉफिट यानी 20% प्रॉफिट जो है मैं कमाऊंगा। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20% है। तो जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें एस्टिमेटेड आपका नेट प्रॉफिट कितना है, वो अगर आप माइनस करेंगे तो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट वहां से मिलेगी। तो इस एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेसिस से आप क्या करेंगे, जो जॉइंट कॉस्ट है उसका एलोकेशन करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्सेस एंड द सबसिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट। तर त्याच्यातून नेट प्रॉफिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्सेस आणि सबसिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट जी आहे ती सगळीच ऍड करायची आपल्याला, आणि मग आपल्याला एस्टिमेटेड कॉस्ट जी आहे ती मिळणार आहे, एस्टिमेटेड कॉस्ट लक्षात घ्या। तर ह्या काही मेथड्स आहेत ज्याचे अपन जॉइंट कॉस्ट जो है वो अलोकेट करने हैं आपको इस मेथड से। तर बघा या सगळ्याच मेथडवरती आपल्याकडं प्रॉब्लेम आहेत असं नाही आहे, लक्षात घ्या। कारण 6 मेथड, तर काही मेथड्सवरचे प्रॉब्लेम जे आहेत ते दिलेले आहेत, पण याच्यावरती प्रॅक्टिकली आपणाला असे विशेष प्रॉब्लेम नाही आहेत, लक्षात घ्या। म्हणजे सिलेबसमध्ये आणि आजपर्यंत आलेले पण नाही आहेत। जस्ट समजण्यासाठी, म्हणजे कन्सेप्ट काय आहे हे समजण्यासाठी फक्त एक आपल्या सिलेबसमध्ये प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत। पण प्रॅक्टिकली प्रोसेस कॉस्टिंगमध्ये प्रोसेस अकाउंट जे आहे तेच इम्पॉर्टंट आहेत, लक्षात घ्या प्रोसेस कॉस्टिंग में। नेक्स्ट देखिए, बाय प्रोडक्ट जो है उसका अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, मला वाटतं अपन नेक्स्ट लेक्चरला बघू, कारण ये 10-15 मिनट में नहीं होगा। तो ये जो है बाय प्रोडक्ट का हम कल देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट जो है उद्या बघू, ठीक है। काय डिफिकल्टी आहे का कोणाला?
कोणाला काही